इंडिया और रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 29 जनवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज हम अगर देखें तो दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक है कि 28 जनवरी जो कल बीता है, उस दिन जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, जब हमारा गणतंत्र हुआ, यानी जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उसके 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है हुई थी। उसके 75वें वर्षगांठ पे हीरक जयंती या डायमंड जुबली सम्मेलन आयोजित किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था और कई सारे उन्होंने बातें कही थी। ठीक है, तो इसमें हम उस वक्तव्य और सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक दूसरा है, एक इकोनॉमिक्स टाइम में जो न्यूज़ है, एक इकोनॉमिक्स टाइम में आया था कि जैसे लाल सागर का जो मामला चल रहा है, लाल सागर में जो हुती कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है भारत का जो विदेशी व्यापार है उसमें कैसे कैसे किन किन क्षेत्रों को प्रभाव होगा, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्रिसल्स एक रेटिंग एजेंसी है, उसका एक रिपोर्ट है। चलिए आइए हम देखते हैं प्रधानमंत्री के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन। देखिए, ये प्रधानमंत्री हैं, ये चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी एक सरकार के शासन के प्रमुख हैं और एक सर्वोच्च न्यायालय के यानी न्यायपालिका के प्रमुख हैं। और दोनों लोगों के बारे में कहा जाता है कि दोनों लोग बड़े मेहनती हैं, बहुत काम करते हैं, अपने विचारों को लेकर दृढ़ हैं, बातें सबकी सुनते हैं लोग, सभी दोनों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ भी यही है और प्रधानमंत्री के साथ तो है ही है कि दोनों लोग बातें सबकी सुनते हैं, लेकिन करते वही हैं जो देश के हित में होता है। कुछ लोग इसको लेके पक्ष विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। इसलिए कई सारे सकारात्मक प्रभाव, देखिए उनके परिणाम, देखिए कोई आदमी सकारात्मक उद्देश्य से कोई काम करता है, जरूरी नहीं कि सारे के सकारात्मक लाभ तुरंत दिख जाए, लेकिन उसके परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं। सरकार के भी जो प्रभाव दिखाई कार्य है, जो कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल सुधार है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी इंस्टीट्यूशनल सुधार दिखाई दे रहे हैं। और मैं तो हमेशा कह चुका हूं कि जो ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिनको 2 साल का कार्यकाल मिला, ये इन्होंने जिन मुद्दों को लोग बचते रहे हैं उन मुद्दों को भी लिया है, जाकि विवादित रहा, जिसके पक्ष विपक्ष पे इनकी आलोचनाएं भी हो सकती है, और इसके बावजूद भी इन्होंने उसको करेज लिया है कि हम उसको क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों लीडर्स हैं, इनको आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो स्टाइल होती है ना, आप लोग पढ़ते होंगे, उनमें इनको माना जाता है। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गया इन लोग के बारे में। जो मुद्दा है कि प्रधानमंत्री जी जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन या हीरक जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे, और उनमें उन्होंने कई सारी बातों को बताया है। तो ठीक है, जैसे बताया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ईज ऑफ जस्टिस या न्याय की सुगमता प्रदान करने के लिए कई सारे प्रयास कर रहा है, और जो संविधान निर्माताओं द्वारा जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय की अवधारणा दी गई थी भारत के लोगों को लेकर, उसको भारत का सर्वोच्च न्यायालय बखूबी निभा रहा है, उसको रक्षा करने में। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे कि मामला क्या है, जैसे परिचय देंगे कि भाई जो बातें कही गई है हीरक जयंती समारोह में, प्रधानमंत्री ने क्या क्या बातें कही है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे कि भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसका गठन क्या होता है, यानी संवैधानिक प्रावधान क्या है, उसका गठन क्या होता है, उसकी स्वतंत्रता के लिए क्या कहा गया है, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ये स्वानंद भारती बात, और उसके बाद जो बात कही गई है। ठीक है, तो उसको समझेंगे, और ये समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता क्या क्या है, मूल अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता और जो है सलाहकारी अधिकारिता। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं। पहला है, परिचय में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में का उद्घाटन किया। हीरक जयंती क्योंकि यह जो 2024 है, ये माना कह सकते हो कि इसका 28 जनवरी 2024 इस दिन जो है सुप्रीम कोर्ट के स्थापना के, यानी 27 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 74 साल पूरे हो गए थे, और 28 जनवरी से जो है वो 75वां साल लग गया है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वह 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, वैसे में 74 साल हो गए हैं, और अगला साल जो है, जो चल रहा है 28 जनवरी से, वह
75वां साल है और इसको जो है एक डायमंड जुबली वर्ष के रूप में ही सुप्रीम कोर्ट ने मनाने का भी फैसला किया। तो इसी का एक समारोह था, एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। उस पर जो है प्रधानमंत्री गए थे और उन्होंने कार्यक्रम के दौरान उन्होंने डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट एक लॉन्च किया, डिजिटल कोर्ट 2.0 लॉन्च किया, बताएंगे इसको। और सुप्रीम कोर्ट के लिए नई द्विभाषी वेबसाइट सहित कई नागरिक केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी की पहल की भी शुरुआत की। और प्रधानमंत्री ने याद किया कि संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता, न्याय पर आधारित स्वतंत्र भारत का सपना देखा था और सर्वोच्च न्यायालय ने इन सिद्धांतों को संरक्षित करने के लिए एक लगातार प्रयास किया है। और ये बात निश्चित रूप से आप चाहे उसके पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष विपक्ष जो भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधानवाद को बचाने के लेकर, स्वतंत्रता, समानता, न्याय को लेकर हमेशा जो है आगे बढ़ के किया है। कुछ लोग इसको जुडिशियल ओवररीच या न्यायिक सक्रियता इस तरह की बातें कह सकते हैं, कहते भी हैं, और लेकिन जब जरूरत पड़ी है सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के अधिकारों, स्वतंत्रता और न्याय को बचाए रखने के लिए, खास तौर से जो बहुमत वाली सरकारें, यानी जो बहुमत के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती है, यानी बहुमत के कारण क्या होता है, अल्पमत का हित न प्रभावित हो, उसको बचाए रखने के लिए बहुत सारे रक्षोपाय किए हैं। ठीक है, जिसमें से एक रक्षोपाय बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत भी है, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इसमें जो हीरक जयंती समारोह में प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा उसको जरा देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास किया है। चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, चाहे व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, चाहे सामाजिक न्याय है, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के जीवंत लोकतंत्र को मजबूत किया है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पत्रकारों के लिए है। इसमें निजता का अधिकार भी आ जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में जो जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आप देख लीजिए, रेहड़ी पटरी वाले, स्वच्छ पर्यावरण, बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के पॉजिटिव निर्णय आए हैं। शिक्षा का जो है अधिकार, इस तरह के ऐसे पॉजिटिव निर्णय आए हैं। जीविका का, आजीविका का, ये सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों को बढ़ावा देने वाले हैं। साथ ही इसने सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा देने के लिए जो भी पहल की गई है उसको सकारात्मक दृष्टि अपनाते हुए भी उस पर फैसले किए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जीवंत लोकतंत्र को मजबूत करने की, और जो 3 पिलर्स है ना राज्य के, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है, उसमें जैसे हमारे यहाँ तो संसदीय लोकतंत्र है, तो विधायिका और कार्यपालिका एक तरह से एक ही मान लो, तो उसको जो दूसरा पक्ष है सुप्रीम कोर्ट है उसने, यानी विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका को मान लो कि लोगों के सामूहिकता या बहुमत का अगर हितों के प्रतिनिधित्व की बात करो तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के साथ साथ अल्पमत के हितों को भी प्रतिनिधित्व देने का, यानी इंडिविजुअल लोगों के अधिकारों को भी संरक्षित करके जीवंत लोकतंत्र को मजबूत बनाया है। क्योंकि हमारी जो कह सकते हो कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, हालांकि आज़ादी की सर, लेकिन अभी हम अब भले 75 साल एक हो गए हैं, एक प्रौढ़ लोकतंत्र की तरफ, युवा लोकतंत्र की तरफ आ गए हैं, दुनिया के पुरानी लोकतंत्रों के अनुसार देखा जाए, फिर भी कई सारी चुनौतियां हमने देखी है, जो है खासतौर से 70 से लेके जो है 90 के दशक, 70-90, 30-40 साल के दौरान जो है हमने कई सारी जो है एक कहते हैं संक्रमणकालीन दौर था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारत के लोकतंत्र को जीवंत रखने की बहुत जो है, उसी बात को प्रधानमंत्री जी इंगित कर रहे हैं। ठीक है, और कह रहे हैं कि भारत के भविष्य को आकार देने में वर्तमान के न्यायिक फैसलों के महत्व पर भी जोर दिया और व्यक्तिगत अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों को उल्लेख किया है। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे फैसले जो भविष्य में, जो भविष्य के जो महत्वपूर्ण है, जो भविष्य है उसको आकार देने में महत्व, जैसे आप एक कह सकते हो कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, जैसे पर्यावरण का संरक्षण, ऐसे बहुत सारे जो है पॉजिटिव अप्रोच जो अपनाया है। और सबसे बड़ा तो है कि जो प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ के साथ साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जो अवधारणा सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में ली है, इसने उसको कई सारे सकारात्मक कार्यवाहियों को करने के लिए, निर्णय देने के लिए क्या कर दिया है, जो है ऑथराइज कर दिया है। जनहित याचिका है ना, ये बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कहीं ना कहीं भारत में भविष्य के लेकर भी एक महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत पर वैश्विक ध्यान को स्वीकार है, दुनिया इसमें भारत को देख रही है। ऐसे में क्यों, किस लिए देख रही है, क्योंकि भारत आज दुनिया में जो टर्मोइल माहौल में एक आर्थिक विकास का उभरता हुआ सितारा है, लोग उसको देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाला सदी 60-70 दशक, जो 6-7 दशक है, यानी 60 से 70 साल का समय है, वो तो निश्चित रूप से ही भारत का समय है और उस दौरान भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उसके लिए
जीवन में आसानी, ईज ऑफ लिविंग, व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यात्रा, संचार और न्याय में आसानी, यानी जैसे क्षेत्रों में अवसर को भुनाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को न्याय में आसानी का अधिकार है, यानी हर व्यक्ति को आसानी से न्याय प्राप्त, ईज ऑफ जो है जस्टिस प्राप्त करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे, जस्टिस पी.एन. भगवती ने जब वो लाया था ना जनहित याचिका, तो यही कहा था कि यह सिर्फ सोने के चम्मच के लिए या सोने न्याय का दरवाजा जो है सोने के चाबी से नहीं खुलेगा, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो महंगे वकील। अब गरीब लोगों को भी न्याय देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो यही बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ईज ऑफ जस्टिस का अधिकार है, और उस दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा प्रयास किया है, और सरकार भी कोशिश कर रही है कि दूर दराज इलाकों में भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच को प्राथमिकता दी जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की पहुंच की तो चली रही है ई कोर्ट और इस तरह के माध्यम से, लेकिन एक समस्या आती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषाएं हमारे यहाँ जो है इंग्लिश है, उसी में सारे कार्य होते हैं, उसके फैसले इंग्लिश में लिखे जाते हैं, और ज्यादातर आम लोगों की भाषा जो है वह रीजनल लैंग्वेज है। ठीक है, इसको लेकर भारत सरकार भी प्रयास कर रही है कि रीजनल लैंग्वेज में दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी पहल किया, शुरू किया कि जो प्रमुख जजमेंट है उनका हिंदी में या रीजनल भाषाओं में 22 भाषाओं में अनुवाद करके वीडियो बनाया जाएगा, डाला जाएगा। केशवानंद भारती बना का तो वीडियो डाला गया है, और कई सारे जैसे अभी जो लाया है डीजीएसआर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, इसमें क्या जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनको लोग निःशुल्क आसानी से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी अपनी भाषाओं में प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की पहुंच और हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को न्याय देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, और सरकार क्या कर रही है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट की पहुंच है, रीच है, उसको आम लोगों तक पहुंचा रही है। जो उसकी कमियां रह जा रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है और अंग्रेजी भाषा में करती है, तो ये कुछ कमियां थी इस, यानी रीजनल कनेक्टिविटी या रीजनल भाषा में कनेक्टिविटी, इसको देखकर सरकार ने भी प्रयास किया है। और सुप्रीम कोर्ट खुद जो यहाँ के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने कई सारे प्रयास किए हैं। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसकी ज़्यादातर हियरिंग जो है, जो कोई गंभीर प्रश्न न हो उसकी ऑनलाइन कराना, यानी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है कि आम लोग जान सकें कि आखिर कोर्ट में फैसले कैसे होते हैं, कैसे कौन पक्ष तर्क दे रहा है। ये कहीं ना कहीं क्या है, न्यायपालिका अब ज्यादातर लोगों के पहुंच में आ रही है। न्यायपालिका तो है, यानी न्यायिक प्रक्रिया को भी लोग समझ रहे हैं और चीजों को जान रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पुराने औपनिवेशिक आपराधिक कानून को खत्म करने, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे कानून पेश करने में सरकार की पहल कर प्रकाश डाला है। जैसे मैं जब ये आया था तो आपको पढ़ाया था कि सरकार ने औपनिवेशिक मानसिकता को गुलामी की मानसिकता को बदलते हुए जो इंडियन पेनल कोड है उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट के तहत भारतीय साक्ष्य संहिता लाया है। ये भारत के लोगों को मूल में रख के लाया गया है। समस्या क्या है कि सिर्फ कानून बदलने से नहीं होगा, इसमें पुलिस यानी जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं, जो वकील हैं, यानी जो और खासतौर से कोर्ट, इनकी भी मानसिकता। तो वही बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इन परिवर्तनों के माध्यम से कानूनी पुलिसिंग जांच प्रणालियां एक नए युग में प्रवेश कर रही हैं। तो ये बातें इन्होंने प्रधानमंत्री ने यहाँ पे कही है। और क्या कहा है कि जो यहाँ पे लॉन्च किया गया है इस डायमंड जुबली के संदर्भ में कि इस उत्सव पे प्रधानमंत्री ने डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट DGSR डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट के लिए नई द्विभाषी वेबसाइट लॉन्च की है। 2 भाषा में वहाँ वेबसाइट हो गई, पहले इंग्लिश में थी, अब इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है, लॉन्च किया गया है। अब जो DGSCR है यानी डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट है, इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध कराना। जो भी निर्णय है आप वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। ई कोर्ट परियोजना के तहत डिजिटल कोर्ट 2.0 के तहत वास्तविक समय प्रतिलेखन के लिए AI का शामिल करते हुए जिला अदालत के न्यायाधीशों को इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट रिकॉर्ड प्रदान, यानी जो जिला अदालत के जो न्यायाधीश हैं उनको भी अपने जो भी फैसले हैं उसको ई कोर्ट में करना है, ताकि लोग आसानी से ई माध्यम तक उसका पहुंच बना सके। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री ने कहा था। अब ये तो चलो प्रधानमंत्री ने क्या कहा और बताया, अब जरा सा थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका भूमिका, या उसके लिए समझना पड़ेगा सर्वोच्च न्यायालय क्या है, क्यों, उसकी भूमिका क्या है, उसकी अधिकारता क्या है, ताकि तभी तो समझेंगे कि ये हीरक जयंती महत्वपूर्ण है। तो हीरक जयंती क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो उसको थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। तो देखिए, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, ठीक है।
सर्वोच्च न्यायिक निकाय कहने का जैसे भारत की जो व्यवस्था है प्रशासनिक या आप कह सकते हो विधायी व्यवस्था, वो फेडरल स्ट्रक्चर तो नहीं कह सकते, यूनियन ऑफ स्टेट्स है या परिसंघीय व्यवस्था है। उसमें केंद्र है, एक केंद्र स्तर की सरकार है, केंद्र स्तर की विधायिका है, राज्य स्तर की सरकार है, राज्य स्तर की विधायिका है, फिर स्थानीय स्तर की सरकार, स्थानीय स्तर की विधायिका है। लेकिन जो न्यायपालिका है वह एक ही है, यानी जिला अदालतें, जिला अदालत राज्य में जिला अदालतें, उनके ऊपर राज्य का हाई कोर्ट है। वो एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है, लेकिन एक राज्य के हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा ही होगा। यानी एक हाई कोर्ट एक से अलग राज्यों के लिए हो सकता है, लेकिन मतलब हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, यानी कोई भी राज्य हाई कोर्ट के अंदर में वो जरूर होंगे। दूसरा, उनके हाई कोर्टों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, और ये एक एक व्यवस्था है। ये भारत की न्यायपालिका की एक अनूठी व्यवस्था है। यानी हमारे यहाँ जहाँ व्यवस्था शासन और विधायिका परिसंघीय व्यवस्था के तहत है, दो स्तरीय व्यवस्था है, न्यायपालिका एक स्तरीय संरचना में है, जिसमें सर्वोच्च निकाय क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। और संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। और जैसे ही हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर लिया तो ये एक्ट प्रभावी होगा। ऐसे में उसके 2 दिन बाद, उसी दिन से ये एक्ट प्रभावी हो गया, और उसको लेकर फिर हमने 2 दिन बाद जो है 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया था। देखिए, ये पहले से चला आ रहा था। 1937 में भारत का एक संघीय न्यायालय, एक फेडरल कोर्ट लाया गया था, जो कि भारत के कह सकते हो कि जो उस समय हम जो संसद था उसी भवन में वो काम करता था। 58 तक उसी भवन में काम किया। लेकिन ये जो संघीय न्यायालय था वो अमेरिका के ब्रिटेन के जो लॉर्ड चांसलर और प्रीवी काउंसिल, उसके लॉर्ड चांसलर के लॉर्ड ऑफ जस्टिस या जो लॉर्ड चांसलर, उनके अधीन काम करता था। यानी कि कहीं ना कहीं ये कार्यपालिका या उसके अधीन ही था। ठीक है। लेकिन हमारे संविधान जैसे आते ही हमने शक्तियों के पृथक्करण को अपनाया और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। वो 26 उस संविधान में था 124 के तहत, और उसके तहत 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। वो पहले स्थापना से संसद भवन में ही कार्य किया था, जहां वो पहले कार्य कर रहा था। लेकिन उसके बाद 1958 में एक नई बिल्डिंग बनी जिसमें सुप्रीम कोर्ट अभी जो स्थापित है। तो ये अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई बिल्डिंग नहीं है, ये भारत के आज़ादी के बाद इसको बनाया गया था। फिर हमारी कोर्ट वहाँ पे जो है ट्रांसफर हुई थी। उस बिल्डिंग का उद्घाटन हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, 4 अगस्त को किया था। ठीक है। लेकिन गठन कब हुआ था सुप्रीम कोर्ट का? 28 जनवरी 1950। तो उसका 74 साल पूरा हो गया 27 जनवरी को। तो 28 जनवरी से 1 साल तक के लिए हीरक जयंती समारोह चल रहा है। ठीक। इसके न्यायालय का गठन, तो जब 1950 का मूल संविधान था तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। और इसमें यह भी कहा गया था कि जरूरत के अनुसार जो है संसद इसकी संख्या बढ़ा सकती है। और संसद कई बार बढ़ाते बढ़ाते 2019 में जो लास्ट वृद्धि की है, इनकी संख्या को बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। एक जो है मुख्य न्यायाधीश, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बोले जाते हैं, और 33 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ये संरचना बनाती है सुप्रीम कोर्ट का। और जो ये न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये 65 वर्ष की अवस्था के बाद रिटायर कर जाते हैं। ठीक। इनमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए कुछ शर्तें हैं, आप लोग जानते होंगे। देख लीजिए, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय के 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहो, या तो किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में वो 10 साल तक जो है उन्होंने लीगल फर्टेनिटी किया हो, मतलब प्रैक्टिस किया हो। साथ ही में एक और प्रावधान है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रसिद्ध विधिवेत्ता जिसे माना जाए। तो ये 3 कुछ प्रावधान हैं जिनके तहत ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रूप में होने के लिए नियुक्त होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह पे किया जाता है। बाद में इसमें जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने जजेस, फर्स्ट जजेस, सेकंड जजेस, थर्ड जजेस कोर्ट निर्णय के आधार पे जो है इसको कोलिजियम की व्यवस्था अपना ली है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस और 4 अन्य सीनियर मोस्ट जजेस के का एक कोलिजियम होगा, जिनकी सिफारिश पे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। तो ये सारे प्रावधान हैं। अगला जो है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसने जो कुछ कर सका वो इसलिए कर सका क्योंकि हमारे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को के स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी कुछ प्रावधान किए गए हैं, और हमारे जुडिशरी ने भी उसको बहुत महत्व दिया है। और केशवानंद भारतीवाद और इसमें तो उसने जो है इसको बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है। ठीक है। वैसे भी देख लीजिए कि अगर आप संविधान में कहा गया है कि मूल अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं, तो अब अगर छीने जा रहे हैं तो आदमी कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा। ठीक।
और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल में कोई भी चेंज करते हुए कोर्ट के अधिकार को ही या समाप्त कर दिया जाए, उसकी इस व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाए, तो वो मूल अधिकार और इस तरह की रक्षा कोर्ट कैसे कर सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जैसे संसदीय संप्रभुता है यानी संसदीय लोगों का है, इसको भी है, उसी तरह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये संविधान की सर्वोच्चता के अंतर्गत ये दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो उसमें जो प्रमुख है कि एक तो है कि जो भी न्यायाधीश होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट के लिए भी है, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी वही है कि साबित सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पे संसद के दोनों सदनों में जो है एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिसमें जो उपस्थित और मत देने वाले, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 और वो कुल सदस्य संख्या का आधे से ज़्यादा न हो। जैसे आप सोचो कि 100 लोग हों तो उपस्थित और मत देने वाले 100 में मान लिया 90 लोग उपस्थित हुए और मत दिए, तो 100 का 2/3, ये 90 का 2/3 हो गया, यानी 60 से ज़्यादा लोग उसको मत दें। और ये संख्या जो पूरा संख्या है 50, उसका आधे से कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है कि पता चला कि 60 लोग ही उपस्थित हों और मत दें, तो उसका 2/3 40 हो गया और ऐसे संविधान हट जाएगा। लेकिन नहीं, उसके लिए ये व्यवस्था 2 है कि उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 और वो सदस्य, वो जो बहुमत है वो टोटल सदस्य संख्या का बहुमत से कम न हो। साथ ही उसी जो सेशन में अलग अलग संसदों द्वारा, विधायिका के अलग अलग सदनों द्वारा इसी प्रक्रिया द्वारा पास किया गया हो और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सेशन में, जैसे पास किया गया उसी सेशन में जाए और राष्ट्रपति साइन कर दे, तभी हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं हटाया जा सकता। ये बहुत कह सकते हो कि गंभीर है। इसी तरह की बातें, राष्ट्रपति तो एक जो महाभियोग है उस तरह की बातें हैं। ऐसे में इसको अभी तक कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का नहीं हटाया जा सका है। ये इतनी गंभीर प्रक्रिया, मतलब एक मुश्किल प्रक्रिया है। इसीलिए शायद जजेस के जो कोर्ट में काम करने वाले लोग अपने को थोड़ा सा स्वतंत्र होकर काम कर सकते हैं, ठीक। जहां तक नियुक्त की बात है, उसको भी जजेस कोर्ट के द्वारा जो है कोलेजियम अपना के सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी संरक्षित करने का प्रयास किया है, ठीक है। और एक और है कि कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अगर कोई व्यक्ति रहा है तो उस पर वो किसी और कोर्ट में क्या कर सकता है, प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। साथ ही में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता और सलाहकारी 3 तरह की अधिकारिता है। जिसमें मूल अधिकारिता की बात किया जाए, यानी मूल क्षेत्राधिकार की बात किया जाए, तो इसमें यह है कि एक तरफ भारत सरकार हो और एक या अधिक राज्यों के बीच या किसी अन्य राज्यों के बीच, यानी जो फेडरल स्ट्रक्चर, एक फेडरल कोर्ट के रूप में ये एक सुप्रीम कोर्ट भी काम करती है। यानी कि एक पक्षकार भारत सरकार और कोई राज्य सरकार हो या कई सारे राज्य सरकार हो या एक राज्य 2 राज्य या एक राज्य 2 राज्य हो, इस तरह से, यानी भारत सरकार और किसी राज्य सरकार का मामला हो या किसी एक राज्य का किसी दूसरे राज्य का मामला हो, कई सारे राज्यों का आपस में मामला हो, ये मामले कहां सुने जाएंगे? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। आर्टिकल 42 के तहत, यानी देखो किताबों में लिखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक मूल अधिकार तो यही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से सूचना निकाली गई है, उन्होंने इसमें यह भी माना है कि जो 32 के तहत, जैसे 226 के तहत तो हाई कोर्ट में भी जाता है, लेकिन 32 के तहत अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट भी लोग इसमें मूल अधिकार मतलब जिसमें डायरेक्ट शुरुआत किया जा सके सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो एक तो वो है, दूसरा ये है। तीसरा मामला है कि किसी भी सिविल या आपराधिक मामले में एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय या एक लोअर कोर्ट से दूसरे का जहां तक लेना है, उसमें भी जो है सुप्रीम कोर्ट ही वो फैसला ले सकती है कि ये मामला इस उच्च न्यायालय में चलेगा या दूसरे उच्च न्यायालय में चलेगा। ये भी उसका एक तरह से मूल अधिकारता है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ही सुनती है। साथ ही में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता भी शुरू की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर कहीं विवाद हो रहा, उसकी भी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अपीली क्षेत्राधिकार, जो भी किसी भी तरह के, जो किसी भी तरह के सुप्रीम कोर्ट के नीचे के किसी भी तरह के न्यायालय हो, चाहे हाई, जैसे उच्च न्यायालय है उसके नीचे और भी ट्रिब्यूनल्स हैं, जितने भी सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, सबके बारे में अपीली अधिकारता सुप्रीम कोर्ट के हो। यहाँ तक कि जिन मामलों में रोका गया है कि मामले कहीं और नहीं सुने जा सकते हैं, उन मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपीली अधिकारता सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगी, ठीक है।
अगला जो है कि जैसे सिविल आपराधिक है ना, ये हो गया। फिर विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार। देखिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास जो है एक विशेष सलाहकार अधिकारिता भी है आर्टिकल 143 के तहत, जिसमें राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो उस सलाह अधिकारिता भी वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, और इस तरह की सलाह सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ही देती है। हालांकि वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उसके नीचे के सभी कोर्टों पर ये बाध्यकारी हो जाती है। ठीक है। अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति ये भी कोर्ट की अधिकारिता में है, वो अपने लिए और किसी और कोर्ट के लिए भी अवमानना के मामले में दंडित कर सकती है। ठीक है। अगला जो देखते हैं, लाल सागर का संकट और भारत का विदेश व्यापार पर उसका प्रभाव। अभी क्रिसल्स ने एक रिपोर्ट इंडियन प्रकाशित की है, इस पर लेकर जो है इकोनॉमिक्स टाइम में एक आर्टिकल है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे लाल सागर में जो हूती हमले हो रहे हैं उसके कारण भारत का बहुत बड़ा जो है विदेशी व्यापार का जो है उस पर प्रभाव आ रहा, क्योंकि इस लाल सागर क्षेत्र से पिछले साल के आंकड़े बताते हैं कि हमारे निर्यात का 50% और आयात का 30% इसी क्षेत्र से हुआ है, जिसको लेकर संकट पैदा हो गए। हालांकि ये संकट अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रहे हैं, जैसे कृषि और मरीन सेक्टर में ज़्यादा रहे हैं, टेक्सटाइल, मशीनरी और इस तरह के जो कह सकते हो कि जो ज़्यादा पूंजी वाले क्षेत्र हैं उन पर अभी उतना प्रभाव नहीं दिखा है। पेट्रोलियम पर भी उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। कुछ क्षेत्र फायदे में रहे हैं, जैसे कि शिपिंग और इस तरह के जो कार्गो वाला है उनको फ़ायदा भी रहा है, लेकिन वो फ़ायदा भी शॉर्ट टर्म है, वो आगे जाके इनको नुकसान ही हो सकता है। तो आइए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या मामला है। रिपोर्ट कहती है कि लाल सागर शिपिंग मार्ग के आसपास चल रहे संकट का प्रभाव, जो पिछले वित्तीय वर्ष में देश के निर्यात का 50% और आयात का 30% है, उद्योग के आधार पर अलग अलग होगा। और ये लाल सागर का शिपिंग मार्ग में संकट तब शुरू हुआ जब नवंबर 2023 में यमन के हूती विद्रोहियों ने इस मार्ग से चलने वाली वाणिज्यिक शिपिंग जहाजों पर लगातार हमला शुरू कर दिया। देखिए 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ था हमास का इजराइल पर, उसके बाद जो इजराइल ने कार्रवाई शुरू की है गाजा में हमास के ऊपर, उसके सॉलिडरिटी में, उसके सहयोग के नाम पे जो है हूती विद्रोहियों ने कहा था कि वो इजराइल और उसके सहयोगी जो देश हैं उनके जो भी विमान, जो भी जहाज इधर से गुजरेंगे उन पर हमला करेगा। ठीक है। तो वो नवंबर से ही शुरू हुआ है, जिसके कारण पूरा लाल सागरी क्षेत्र प्रभावित हो गया है, और उससे जो है कहीं ना कहीं वो पूरा क्षेत्र, क्योंकि देखिए भारत का 50% निर्यात और 30% आयात पिछले साल इस क्षेत्र से हुआ है। ठीक है। लाल सागर, भारत का लाल सागर के माध्यम से होने वाला कुल विदेशी व्यापार, देखिए क्रिसल रिपोर्ट के अनुसार जो है पिछले वित्त वर्ष में कुल माल व्यापार का 94%, यानी कुल माल व्यापार यानी 94 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें 68% मूल्य और 95% मात्रा समुद्री मार्ग से हुई थी, यानी टोटल व्यापार का। ये अरब सागर, लाल सागर से नहीं, इतना टोटल व्यापार हुआ था उससे हुआ था। ठीक है। और घरेलू कंपनियां यूरोप, अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका और मध्यपूर्व के हिस्से के साथ व्यापार करने के लिए स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर मार्ग का उपयोग करती हैं। पिछले वर्ष में इन क्षेत्रों का निर्यात 18 लाख करोड़ रुपए, यानी जो भी निर्यात था मतलब 18 लाख करोड़ रुपए इसी क्षेत्र से गया था, किधर से, लाल सागर होके गया था। और जो भारत के कुल निर्यात का कितना है 50%, यानी 36 लाख करोड़ का निर्यात हुआ था, उसमें से इधर 18 लाख करोड़ गया था। और 17 लाख करोड़ रुपए मूल्य का आयात, जो उसके कुल आयात का 30% है, इसी क्षेत्र से होके गुजरा था, जो जिसको लेकर संकट, चुनौतियां उत्पन्न हो गई है। लाल सागर संकट का देश के विदेशी व्यापार पर अगर प्रभाव को देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, जैसे देखिए सऊदी अरब से भारत 30% डीएपी मंगाता है, जॉर्डन मिस्र रॉक फॉस्फेट मंगाता है, जॉर्डन से 30% फॉस्फोरिक एसिड मंगाता है। इससे कहीं ना कहीं हमारे उर्वरक क्षेत्रों को लेकर समस्या, चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए कृषि वस्तुओं, समुद्री खाद्य पदार्थों जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों को अपने माल की खराब प्रकृति या कम मार्जिन के कारण महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिल सकता है। खास तौर से बासमती के क्षेत्रों को लेकर हमारे यहाँ लगाया कि बासमती के जो हैं उस पर समस्या आ सकती है। और बाकी जैसे देखा जा कपड़ा है, रसायन है, पूंजीगत सामान जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों पर तुरंत प्रभाव नहीं पड़ सकता है, तुरंत नहीं होगा, क्योंकि उनके पास उच्च लागतों को वहन करने की बेहतर क्षमता है। लेकिन कमजोर जब व्यापार चक्र होगा, पूरा दुनिया का व्यापार चक्र कमजोर होगा, तब उनको दिक्कत हो सकती है। इसलिए लंबे समय तक चलने वाला संकट इन क्षेत्रों को भी असुरक्षित बना सकता है। वहीं नवंबर 2023 से लाल सागर क्षेत्र में नौकायन करने वाले जहाजों पर बढ़ते हमलों से जहाजों को केप ऑफ गुड ऑफ के बाद वैकल्पिक लंबे मार्ग पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। इसने डिलीवरी का समय 15 से 20 दिन तक बढ़ गया है, और माल ढुलाई दरों और बीमा प्रीमियम वृद्धि के कारण पारगमन लागत में भी काफी वृद्धि हुई है, यानी जो पारगमन लागत है वो बढ़ रहा है। ठीक है। और
कच्चे तेल पर असर कम पड़ सकता है क्योंकि वैश्विक तेल व्यापार का केवल 10% ही, यानी टोटल वैश्विक तेल व्यापार का केवल 10% ही इधर से होता है। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा तेल कौन ले रहा है, आयात कर रहा है चीन, वो तो उधर से निकल जाता है अरब सागर, उधर जाने की जरूरत नहीं है। भारत, वो भी उधर से निकल जाता है, भारत का तेल व्यापार तो उधर से बहुत आता नहीं है, 10% ही इधर से होता है, खासतौर से यूरोपीय देशों का होता है। तो ऐसे में उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, इसलिए इस दाम में भी बहुत अंतर नहीं आया। दिसंबर 2023 में सिर्फ $80 रहा, 5-7% बढ़ा, फिर कम होके जो है 77 से $80 के रेंज पे है। ठीक है, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मेन है कि व्यापार के सभी क्षेत्रों पर समान प्रभाव नहीं है। जैसे ये कह रहे हैं, इस क्रिसल रिपोर्ट कहा कि सभी क्षेत्रों पर समान रिपोर्ट नहीं है, कुछ क्षेत्र तो इससे त्वरित में फायदेमंद है। जैसे जो कार्गो शिपिंग कंपनियां हैं, कार्गो शिपिंग करती हैं, उनको तो इसका लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो आप कहीं थोड़ा सा जैसे वहां दिक्कत आया तो उन्होंने रास्ता घुमाया, अब रास्ता घुमाया तो उस लोगों के मजबूरी का फायदा उठाते हुए वो किराया बढ़ा देते हैं। तो अभी तो जो जा रहा है, ऑर्डर जा रहा है, उसका तो उनको लाभ मिल जाएगा कुछ महीनों साल भर, लेकिन जब उद्योग समस्याग्रस्त होगा, जब उद्योग प्रभावित होगा, जब विदेशी व्यापार प्रभावित होगा, तो ये उनका लाभ भी जाता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ये रहा है, पूरा क्रिसल की रिपोर्ट है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। नमस्कार।